हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है एंड आज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है। लास्ट वीडियो में हम लोग एक चीज पढ़ के आए हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, और ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर हम इनकी पोजीशन बताएं तो ये कहां पे होते हैं, एस और पी ब्लॉक के अंदर होते हैं। इनकी जो यहाँ पे डी ब्लॉक होते हैं, यहाँ पे अंदर नहीं कहेंगे, बीच में होते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज भी होती हैं एस और पी ब्लॉक के बीच वाली होती है। ठीक है, इन जितने अच्छे मेटल नहीं होते, इन जितने अच्छे नॉन मेटल नहीं होते। होती है मेटल्स ही हैं, बट कुछ कुछ गुण नॉन मेटल्स वाले भी होते हैं इनके अंदर। ठीक है, टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं एंड सबसे जरूरी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, और जो मैंने आपको बोला था आपको याद होनी ही चाहिए। तो हमने सबसे पहले की थी 3D सीरीज। स्टार्ट कर रहे हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज को एंड बहुत अच्छे से देखनी है, बिकॉज इस वीडियो के बाद इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हमने एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं यार, बहुत ज्यादा। कोऑर्डिनेशन में लगा लो 70-80 क्वेश्चन देना, इसमें 150-160 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे समझना आपने। ठीक है, और बहुत से पॉइंट आपको क्वेश्चन आंसर से क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं 3D सीरीज क्या थी। कुछ ऐसी होती थी, शीला थी वेरी क्रेजी, मुन्नी फालतू कोनी, क्यों जी, ये होती है ना, क्यों जी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इसका होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये होते हैं इनका एटॉमिक नंबर। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जो कि सबसे जरूरी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। हमें पता है क्रोमियम स्पेशल केस है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10। अब जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 10-12 जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, वो सारी की सारी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। अगर आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है, आपको इनके एटॉमिक रेडियस का आइडिया है, देन आप लोग सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टी की थी हमने, देखी 3 प्रॉपर्टी कर ली थी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या की थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम बात करें कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज, अगर बात करें, वैसे तो ऑर्डर क्या होता है साइज का, पहले डिक्रीज होता है, फिर सेम रहता है और फिर वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, बोलिए, इसमें पहले इंक्रीज होगा, फिर सेम रहेगा और फिर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होगा। देखिए, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के। मतलब अगर देखो स्टार्टिंग में रेडियस घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, फिर वो सेम रह रहा है तो वो सेम रहेगा। अब वो बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बोला ना 3 चीजों के लिए बदनाम है, वो एक्सेप्शन की वजह से ही बदनाम होती है। तो देखिए, अगर मैं लास्ट एलिमेंट की बात करूं तो जिंक है। जिंक का साइज बड़ा होता है, जिंक का साइज होता है बड़ा, और साइज बड़े होने के हिसाब से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जानी चाहिए। तो हम ना 2 आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, मेरी बात पे फोकस करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक होता है कॉपर, एक होता है जिंक। अभी फोकस कीजिए, इसका एटॉमिक नंबर है 29, इसका एटॉमिक नंबर है
30। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसकी होगी 4s1, ऊपर की 4s1 होती है 4s1 3d10 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d10। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? आउटर मोस्ट शेल से। जैसे भी सर्दियां आ गई हैं, आ ही गई है भाई, मुझे तो ठंड लगने लग गई है, उम्र भी काफी हिसाब हो जाता है, आप लोग अभी यंग हो, इतनी सर्दी नहीं लग रही होगी। तो जैसे सर्दी होती है ना, बनियान डालते हैं, शर्ट डालते हैं, फिर स्वेटर डाल ली, फिर कोट डाल लिया। अब सबसे पहले ये तो है नहीं हम बनियान को निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता। सबसे ऊपर वो जो कोट डाला हो वही निकलेगा, जो सबसे बाहर है वही निकलता है। ये बैलेंस शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, इन दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा? इसमें से। और जिसमें एस के पास एक है और इसमें एस के पास दो है, कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो एस है, चाहे वो पी है, चाहे वो डी है, चाहे वो एफ है, वो ज्यादा स्टेबल कब होता है? जब वो फुली फिल्ड होता है। तो एस में दो इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, दो ही हैं। तो अगर कोई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा तो वो नहीं निकलेगा। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, वो क्यों ज्यादा है? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर आप अगली बात करो, मैं बात करता हूं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान सी बात है। अगर हम बात करें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, सेकंड का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है ना, वो हो चुकी है Cu1 पॉजिटिव और ये हो चुकी है Zn1 पॉजिटिव। अब इस बेस पे आप कॉन्फ़िगरेशन करो। आई होप कि आप लोगों को आयनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आती है, पेपर में आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन करो, वैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत एग्जांपल किए भी हैं। तो कैसे करोगे आप लोग? इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है आयरन का, ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Ar18 4s2 एंड 3d6, 18 2 20 6 26। अब 3 प्लस है, 3 प्लस बोले तो 3 माइनस करने हैं, और माइनस पहले किस में से होंगे? वो एस में से। 3 माइनस करने थे ना, 2 हो चुके हैं, एक अभी भी रहता है, वो कहां से जाएगा? डी में से। इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइनस करने होते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो आपने माइनस कर लिया। अब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन माइनस करने जा रहे हो। अभी कॉन्फ़िगरेशन करना, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? 3d10 4s1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d10 4s2। अभी फोकस कीजिए, 1 प्लस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, वो 1 इसमें से निकलेगा और इसमें से निकलेगा। यहां पे कितने बच गए? 1 बच गया, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। अभी इसके एस में इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा, इसमें बचा है। तो अगर आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कहां से जाएगा? डी में से। डी में 10 होने का मतलब क्या है? डी के देखिए 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 3 4 5। 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10। सबकी शादी हो चुकी है, सब पेयर्ड हो चुके हैं। तो अगर कोई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो वो केस पॉसिबल नहीं है। कोई भी अपनी स्टेबिलिटी ब्रेक नहीं करना चाहेगा, कोई भी, ठीक है। इस केस में बात करें, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं मैं, यहां पे एस में एक इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस में एक है तो एक निकल सकता है अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी इसकी स्टेबिलिटी तो टूट ही चुकी है, स्टेबिलिटी तो उसकी ब्रेक कर चुके हो आप लोग। तो अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तब दिक्कत हो जाएगी। बट अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अगर दूसरा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें से नहीं, क्योंकि एस में पेयर है, पेयर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इस केस में बात करें, इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इसके डी में 10 है, उसके एस में 1 था, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उस केस में आसान था, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी वैसे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर क्वेश्चन बना तो आप ये देखोगे कि स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन या नहीं है। क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर किसी की D5 है, इवन नोट्स में लिखा हुआ है क्रोमियम और कॉपर की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, वो स्टेबल डी में से निकालना होता है, D5 में से या D10 में से, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्लियर है? चलो जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन में देखेंगे, घबराओ मत। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लो,
इतने क्वेश्चंस कर लेंगे आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत ज्यादा। ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे तो भाई ऐसा है, हर एक प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, किसी एक का क्या नाम लें आप समझ जाना, भाई बने हुए हैं, बात खत्म हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कई बार बताया आपको, लाइक एबीसी एक मॉलिक्यूल है। एबीसी को अगर मैं ब्रेक कर दूं, इन पे कोई चार्ज आ गया, लाइक इस पे एक्स पॉजिटिव आ गया, इस पे वाई पॉजिटिव आ गया, इस पे जेड नेगेटिव आ गया। ये जो चार्ज आता है, ये चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो किस तरह डिफाइन करोगे, इट इज द चार्ज प्रेजेंट, इट इज द चार्ज प्रेजेंट on an atom in a molecule when all other atoms are moved, when all other atoms are moved। ये एक मॉलिक्यूल है, हर एक एटम को अलग अलग करता है, फिर उनके ऊपर जो चार्ज आता है ना, वो चार्ज उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और डी ब्लॉक के बारे में जो खास बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट शो व्हाट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल विभिन्न तरह के, अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, देखो एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक के। देखो अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो उनका एस ब्लॉक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अगर कोई पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के, बट इनकी आउटरमोस्ट शेल किससे घिरी हुई है, एस से। ठीक है, तब क्या लिखोगे, फोकस करना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ n-1d and ns in बॉन्डिंग। जब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या कह लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। वो क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनका डी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उनका एस भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिलके जाते हैं और इस तरह से अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है। ठीक है, अब इस पर फोकस करते हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। देखो भैया ऐसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी भी हो सकती हैं, इनकी कितनी भी। जो मेन है उनको मैंने डार्क करके नोट्स में लिखा हुआ है, जो ज्यादा है भाई, ये मतलब ये इनकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये अपने दिल से शो करते हैं। बाकी बहुत सारी होती है। इसके लिए एक रूल आपने याद रखना है। रूल क्या है, रूल ये कि जैसे आप किसी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा एस। कौन देगा इलेक्ट्रॉन, एस देगा। और अगली बात याद रखिए, डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस देगा और डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा। क्लियर होती है बात, चलिए देखते हैं इसको क्या बातें हैं। तो जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d1, ये आपने माइंड में फिट रखना है। और एक और बात याद रखो कि डी कभी भी अपना पेयर नहीं देगा, डी कभी भी अपना पेयर नहीं देने वाला। ठीक है, तो इसमें बात करो तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 हैं। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, फोकस कीजिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये है 4s और ये है 3d। तो मैंने क्या बोला, एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे दे देगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये यहां पे ये 2 दे देगा। अब मेटल इलेक्ट्रॉन देना ही पसंद करेगी, या फिर लेगी तो मतलब प्योरली नहीं लेगी, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो +2, उसके साथ हमने क्या बोला, एस और डी दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो एक और +3। क्लियर हो गया। अगले केस में चलते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2। हमने ऐसे नहीं बनाना चाहिए था इसको, हमें इसको ऐसे बनाना चाहिए था। ये है 4s और ये है 3d। 4s में कितने हैं, 2 हैं और d में भी 2 हैं। s में कितने, 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से आ गई
+2, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन किसने देना है, एस ने देना है। और फिर डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से +3, यहां से +4। इस केस में चलते हैं, वैनेडियम के केस में एस में कितने 2 और डी में कितने भैया 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो एस देगा, तो एस में 2 है और ये अपने एक एक करके दे देगा, कितने +3 +4 एंड ये +5। अगले केस में चलते हैं, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एस देगा, एस ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1। डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके दे रहा है, +3 +4 +5 +6, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, +1 फिर +2 +3 +4 +5 +6। क्लियर। आगे बढ़ते हैं मैग्नीज की तरफ। मैग्नीज की बात करें तो इसके पास क्या, एस में 2 है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है। तो आप देखो सबसे पहले क्या शो करेगा, इसके पास एस वाले इलेक्ट्रॉन देगा ही, तो इसने दिए +2। डी के इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा, +3 +4 +5 +6 एंड +7। इस तरह से इसने Mn वाले इलेक्ट्रॉन दी। फिर चलते हैं हम Fe पे। Fe में क्या है, एस में 2 है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है। तो सबसे पहले तो एस के देगा +2, फिर क्या करेगा, फिर ये एक और, देखो ज्यादा अगर देखो ट्रिक को ना फॉलो करो, रूल्स पे चलो, तो पहले 2 देगा और फिर डी से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। डी से क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इस पेयरिंग को तोड़ के। अगर हम ट्रिक की बात ना करें, टू दी पॉइंट बात करते हैं, तो डी में 5 है, 1 पेयर को तोड़ देगा, +3 हो गया। अब अगर मैं अगला इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इस बेस पे देखें तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि एस में से 2 चले गए, डी में से 1 चला गया, 6 डी में 6 थे, 1 चला गया, तो डी में कितने रह गए हैं 5 रह गए हैं। और मैंने क्या बोला, डी ज्यादा स्टेबल कब होता है, या तो डी के पास 5 हो या फिर डी के पास कितने हो 10 हो। ज्यादा स्टेबल ये इन्हीं केसेस में रहता है। बट आप लोग देखो ये तो करोगे, इसके एक्स्ट्रा भी करोगे, क्लियर है, इससे एक्स्ट्रा भी करने वाले हो। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोबाल्ट पे। मतलब बुक्स में आप नोटिस क्या करोगे, उन्होंने कुछ इस तरह से किया है कि डी के एम्पेयर को देकर दिखाया, +3 फिर +4 फिर +5 फिर +6। कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलो कंफ्यूजिंग मत करो, इस कैसे कर दो, 2 दे दिए, डी में से क्या करा 1 पेयर को दे देगा, तो क्या करेगा, इसके डी के 5 रह देंगे, ऐसे रख लो। अब चलते हैं कोबाल्ट में। एस में कितने 2 है और डी में कितने 7 है। एस में कितने 2 है और डी में कितने 7 है। तो सबसे पहले तो एस के देगा, ये +2 हो गया, और डी में इनको तोड़ेगा, इनको उड़ा देगा, फिर अपने 5 को बचा के रखेगा, तो ऐसे जाएगा ये +3 एंड +4, ठीक है, इस तरह से। और आगे बात करते हैं निकल की। तो निकल के केस में हम लोग क्या देखेंगे, डी में कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, तो पहले किसको देगा ये बताइए, ये हो जाएगा +2, फिर इन पेयर्स को निकाल दें तो क्या रहेगा +3 +4 +5। अब चलते हैं कॉपर पे। कॉपर में क्या है, एस में 1 है और डी में कितने हैं भी 10 है, क्या है 10 है, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 1 दिया +1। अब डी में हो चुकी है पेयरिंग, अब पेयरिंग को तो तोड़ नहीं से रहा, बट ये देखा गया है कि कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा फेमस है। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखोगे आप लोग कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जिंक पे। जिंक में क्या होगा, एस में 2 और डी में कितने हो गए 10, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किस वाले एस वाले +2, ठीक है, उसने 2 दिए और डी में सारे पेड़ हो चुके हैं, वो नहीं देगा, जिंक नहीं देगा। कॉपर के केस में पॉसिबल है, कॉपर के केस में ऐसा पॉसिबल रहेगा, ठीक है। हमने कुछ रूल से ही हटके चले गए यार। एक बार दोबारा करेगा, देखो इसको समझो, आयरन से समझो, क्योंकि आयरन से पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। प्लीज इसको फोकस कर लो, ये 4s है, 4s में कितने 2 हैं और डी में कितने हैं
बोलिए, डी में कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। रूल क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस देगा, उसके बाद डी अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा, और डी कभी भी अपना पेयर नहीं देगा। ये याद रखो, डी कभी भी अपना पेयर नहीं देगा। फाइनल रूल, डी कभी भी अपना पेयर नहीं देगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने? 2। फिर डी के इलेक्ट्रॉन अपने एक एक करके देगा, ये क्या हो जाएगा? +3, यहां से चले तो +4, यहां से चले तो +5, यहां से चले तो +6, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोबाल्ट पे। कोबाल्ट का क्या है? 4s2 है, और डी में कितने हैं भाई? 7 है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? s, ये 2 दे दिए। डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके देगा, +3, फिर +4, फिर यहां पे +5। अनपेयर देगा, पेयर नहीं देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं निकल पे। निकल में क्या हो गया? डी में 8 हो गए। सबसे पहले एस वाले देगा, 2 दिए, +2, डी के अपने एक एक करके देगा, एक ये दे दिया, +3, और एक यहां से +3, ठीक है। उसके बाद कॉपर भी बात करते हैं। कॉपर की क्या है? 4s1 3d10 +1। बस एक याद रख लो कि इसमें +2 भी पॉसिबल है, बस ये याद रखिए। और +2 पॉसिबल का क्या है यार? +2 ही ज्यादा स्टेबल है। Cu1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, Cu2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको याद हो, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत जगह पढ़ा CuSO4 कॉपर सल्फेट, है ना, फिर उसके कॉम्प्लेक्स बनाते थे, हम देखते थे Cu2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, ये याद रख लो, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत तरह की है। अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन सी है वो? मैग्नीज है, जो +7 शो कर सकती है, ठीक है। और अगली बात करें तो भैया कहां से कहां तक शो करते हैं? +1 से लेके +7 तक शो करते हैं। अगर हम बात करें 3D सीरीज की, +1 से +7 तक, बहुत तरह की होगी ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़े आसान प्रॉपर्टीज करते हैं अभी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कैरेक्टर, पढ़ के भी आएगा आप लोग। मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर का क्या फंडा रहता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर देखिए वैसे 5 तरह का होता है, बट हम जो अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो कितनी तरह का पढ़ते हैं? 2 तरह का। कौन कौन सा? पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? विच हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। अगर कोई चीज पैरामैग्नेटिक है वो क्या होगी? अट्रैक्टिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की साइड अट्रैक्ट होना है उसमें। और इसकी बात करें डायमैग्नेटिक है तो वो क्या होगी? रिपल्सिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्सिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल करेंगे जो। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है। कौन सा फॉर्मूला बना हुआ है भाई? म्यू, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला होता है इसका √n into n+2, where n is number of unpaired electron। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि किसी के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यूनिट होती है इसकी बीएम, क्या रहती है? बीएम रहती है। एक एग्जांपल करें, लाइक हमारे पास Cr3 पॉजिटिव है और पेपर में आ गया कि बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और आपको इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करके दिखानी है, तो आप कैसे करोगे? एटॉमिक नंबर क्रोमियम का कितना होता है? 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो जाएगा? क्या रहेगी? 24 के हिसाब से Ar18 4s1 3d5, स्पेशल केस है ना, लिखा रखिए अभी तो 4s1 3d5।
तो अभी 3 प्लस है, 3 प्लस मतलब 3 माइनस करने हैं, और वो माइनस कहां से होंगे भाई, माइनस होंगे पहले एस में से, एस में हो गया 0, आपको 3 माइनस करने हैं, एक आपने माइनस कर दिया, 2 भी रहते हैं, तो वो कहां से होंगे, डी में से, 3D में 3 हो गया। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोकस कीजिए 3, 1 2 और ये 3 है। अब ये तीनों अनपेयर है, आपको निकालनी है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू का फॉर्मूला क्या है, रूट n इंटू n प्लस 2, n बोले तो नंबर ऑफ अनपेयर, अनपेयर देखो तो कितने हैं, सारे अनपेयर हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से, बोलिए n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर आप 3 पुट करोगे, 3 प्लस 2, ये हो गया रूट 15 bn, रूट 15 bn। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो ए है आपके लिए, आपको मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है किसके लिए, CO3 पॉजिटिव के लिए। क्वेश्चन नंबर ए है CO3 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों को बतानी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये सिर्फ इसलिए होता है सो कि पता चले बच्चे कितने एक्टिव हैं और कितने में कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। चिपका दिया होगा ये तो, मैग्नेटिक एक्टिव दो तरह का उत्तर। हाँ, कई सब्सटेंस ऐसे पैरामैग्नेटिक मतलब जो अट्रैक्टिव हो, और कई ऐसे तो जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एक तो सिर्फ अट्रैक्शन शो करना, एक होता है उसके साथ रह के उसे जैसे गुण उसके अंदर इंपार्ट हो जाए। जैसे अगर हम बात करें लोहे को हम चुंबक के पास रख के रखेंगे ना, तो वो दूसरों को भी अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। नोटिस की होगी आपने ये बात। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, या फिर फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सब था पिछले साल। ठीक है, पिछले साल मतलब सीबीएसई बोर्ड में सॉलिड स्टेट था, बाकी स्टेट बोर्ड में तो अब ये सॉलिड स्टेट तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है डोंट वरी, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं करेंगे हम उसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, एंड आई होप कि आप सबको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड किसके लिए यूज होता है पता है आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स वर्ड इज यूज फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वर्ड किसके लिए यूज होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। और आपको पता होगा डी ब्लॉक के, इवन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद लिगेंड्स, एंड लिगेंड्स क्या होते थे, याद हो तुम, लिगेंड्स क्या होते थे, दो तरह के लिगेंड्स होते थे ना, जिनसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए हैं। यह क्वेश्चन नंबर बी, वो कौन कौन से तरह के लिगेंड्स थे जिनसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते थे। तो लिगेंड्स क्या होते थे, जो डोनेट करते थे, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली तो बात ये है कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई, इसका रीजन बताओ। सबसे पहला रीजन है, जो सबसे जरूरी रीजन भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। तो अगर कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, हम फोकस करेंगे, जब आप इनक इलेक्ट्रॉन फिल करके देखोगे तो आप पाओगे, अगर मैं जिंक को छोड़ दूं तो सब, और जिंक के लिए हमने केस डिस्कस भी नहीं किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, आप इन सभी केसेस में देखोगे कि कुछ ना कुछ जगह खाली बची हुई है। ठीक है, और इवन कई केसेस में लिगेंड से पेयरिंग करवा देते थे, इनका डी ऑर्बिटल खाली होता है। ठीक है, कई बार 3D में जगह बची होती है, 4D तो बिल्कुल ही खाली रहता है सबका। तो इस तरह से वो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई देना चाहता है तो पहला बड़ा रीजन है इनका कॉम्प्लेक्स बनाने का, वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा, अब कोई इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, खींचने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज। इनका हाई न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या है इनका, हाई है। और सिर्फ हाई न्यूक्लियर चार्ज से नहीं फर्क पड़ता, ये भी एक मेन रीजन रहता है, स्मॉल साइज। मेरी बात समझो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका साइज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और किसी एलिमेंट का ये साइज है। अब कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लिगेंड आगे इलेक्ट्रॉन को लेके ये खींच सकता है या फिर
ये वाला खींच सकता है, बताना। अगर किसी का साइज बहुत बड़ा है तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कैसे करेगी जब इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो उसके लिगेंड्स को अपनी तरफ खींच सकता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स आपके बन जाएंगे। 3 रीजन होते हैं, रिपीट कर रहा हूं। स्मॉल साइज सबसे मेन रीजन है ये, वैकेंट डी ऑर्बिटल, फिर न्यूक्लियर चार्ज और फिर स्मॉल साइज। ओके, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। और कैसे बनते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम किसके साथ जुड़ जाती है, लिगेंड के साथ जुड़ जाती है। लिगेंड क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। हमने 2 तरह के लिगेंड पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में, वो आपने बताना है वो कौन से तरह के थे। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ interstitial compounds. Now, what is interstitial compound? First of all, आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल क्या कोई भी एलिमेंट है, उनके जो एटम्स होते हैं ना स्फेरिकल होते हैं शेप में। किस शेप में होते हैं वो, स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो ऐसे मेटल के भी जो एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये मेटल एटम्स हैं। अब किसी भी स्फेरिकल चीज को आप कितनी भी अच्छी तरह से पैक कर लो, कुछ ना कुछ जगह खाली रहेगी। फुटबॉल रख दे बहुत सारी, कितनी भी अच्छी तरह से पैक कर लो, उनके बीच में खाली जगह रहेगी। तो ऐसे ही इन मेटल्स के बीच में भी क्या है, खाली जगह बची हुई है। इन खाली जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड, या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, साइट मतलब जगह, इंटर मतलब बीच में, स्टिशियल मतलब कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, एटम हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके बीच में जो खाली जगह बच गई है उस खाली जगह को क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। आपने देखा होगा जब गांव में गलियां बनती हैं, सड़कें नहीं कहीं से गलियां बनती हैं, तो टाइलें लगाते हैं। वो टाइलें कुछ ऐसी शेप में होती हैं, अलग अलग शेप में होती है, मतलब हमारी साइड तो ऐसे होती है, ऐसे मतलब मिड ड्राइंग ऐसी है, समझ आना, ऐसे ऐसे होती है, बड़ी सारी टाइलें लगा देते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जब वो टाइल लगा देते हैं ना, फिर उसमें वो रेत भर देते हैं। आई थिंक आपको रीजन पता है उसमें रेत क्यों भरा जाता है, ताकि जो वैकेंट स्पेस है, जो पोर्स है, जो खाली जगह दिखाई दे रही है, वो भी फिल हो जाए। और वो फिल होके क्या हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा हार्डनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा हार्डनेस आ जाएगी। फोकस कीजिएगा। तो ये है हमारे पास एक मेटल एटम, मेटल है जिसकी लैटिस है, इसमें ये एटम्स पैक्ड है, उनके बीच में खाली जगह बची हुई है। इस खाली जगह में ना छोटे छोटे एटम्स को फिट कर दो। चलिए दूसरे कलर का यूज करते हैं, अभी कलाकारी दिखाने का वक्त आ चुका है। हाँ, तो यहाँ पे हम, होप की दिखाई दे रहा होगा कि हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं। कल बहुत बुरी बनी, एक वीडियो बनाई यार 1-1.5 घंटे की, पता नहीं माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो उसमें साउंड ही नहीं थी। समझ सकते तुम मेरे दुख को, बहुत बुरी बनी। चलिए, तो आपने इसमें स्मॉल एटम्स को फिट कर दिया। अभी जैसा उदास थे तेरे मैं लेके बैठो ना, तुम लोगों ने उदास नहीं हो ना, मेरी हो चुकी है शादी, ठीक है, मैं बहुत दुखी, आप लोग खुश रहा करो, ठीक है। बहुत कुछ करना है लाइफ में, जोश बना के रखा करो, जैसे मैं ऐसे फेस लटका के पढ़ाते रहता हूँ ऐसे नहीं, जोश से। और बिल्कुल, अभी चलो यार मोटिवेशनल बातें बाद में करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाती है बीच बीच में। स्मॉलर एटम्स, स्मॉलर एटम मतलब नॉन मेटालिक होंगे, वो छोटे छोटे, लाइक हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह से। तो अभी देखो जो खाली जगह ना, देखो थोड़ी बहुत जगह तो अभी शायद बच जाए, बट अभी बहुत ज्यादा भर चुके हो। तो अभी इससे फायदा क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे हैं, समझ आए। इंटरस्टिशियल, ये इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलेंगे। When interstitial sites are occupied by small atoms like boron, carbon, nitrogen, the compound thus formed are known as interstitial compound। बात करें इनकी खासियत क्या होती है। अच्छा, एक और बात, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये होता है, स्टोइकियोमेट्रिक किसे कहते हैं, सेम रेशियो। लाइक आपकी क्लास में 20 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, ये रेशियो सेम रखा गया है, ये तो स्टोइकियोमेट्री। और जब हम कुछ भी कर दें, लाइक यहाँ पे मैटर कितने मर्जी एटम हो, और ये छोटे छोटे एटम हम ज्यादा भी पैक कर सकते हैं, उनके नंबर से कम भी कर सकते हैं।
इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज की। तो अभी बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। अब आप खुद से समझो, लाइक ये मेटल थी पहले, ये मेटल है अब, जब आपने इसमें कुछ मिक्स कर दिया तो ये ज्यादा हार्ड कब होगी, ऑब्वियस है होगी जब जो वैकेंट साइड है वो सारी की सारी फिल हो चुकी हैं। तो दीज आर मच हार्डर देन देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग मेटल। और एक एग्जांपल है टंगस्टन कार्बाइड, ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जो कि डायमंड जितना हार्ड होता है। अगली बात करें तो दीज आर मोस्टली केमिकली इनर्ट, समझते हो, ये रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, ज्यादा रिएक्शन ये नहीं करते। और हार्ड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, जनरली हाई होता है अभी। और नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई बात। अगली बात करें तो नेक्स्ट है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय समझते ना, मिश्र धातु बनाना। तो इनके बहुत ज्यादा अलॉयज बनाए जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अलॉयज इनसे बनाए जा सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो साइज होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, लगभग सेम होता है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, आसानी से एक मेटल को दूसरी मेटल में मिक्स कर सकते हो, क्योंकि एटम का साइज लगभग सेम है। तो एक दूसरे को ये आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल मान के चल रहे हैं, हमारे पास है जिंक एंड कॉपर, कॉपर एंड जिंक। पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ये दोनों पड़ोसी हैं, इनका साइज लगभग सेम होता है। तो इनको आप क्या करोगे, अलॉय जब भी बनाते हैं इनको मेल्ट करोगे, आप पिघला दोगे जितने चाहिए, और पिघला के जब ठंडा किया जाता है तो हमें अलॉयज मिल जाते हैं। और अलॉयज बहुत फायदेमंद होते हैं, लाइक हार्ड होते हैं, पहले के कंपैरिजन में ही जनरली हार्ड होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका डिपेंड करता है, हाई भी होता है लो भी होता है पहले से। एंड बड़ी बात ये होती है कि देखो मेटल के साथ दिक्कत क्या होती है, इनको जंग लग जाता है, बट ये जो अलॉयज होते हैं ना इनको जंग नहीं लगता, कोलिजन फ्री होते हैं ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अभी तो बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज है ना, कौन सी भाई, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कई बार मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लाइक कोई रिएक्शन है, कई बार एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ए और बी दो दोस्त हैं और उनकी किसी बात पे तू मैमा होगी। अब स्कूलों में लड़ाई कैसे होती है, बाहर मिलेंगे, ठीक है, इन्होंने रख दिया टाइम बाहर का, 2 बजे इनकी लड़ाई होनी है। अब हर क्लास में कार्टून भी होते हैं, सैंपल भी होते हैं बहुत। ये बात पता चल गई किसी सी नाम के बंदे को क्लास में, वो गया ए के पास, भाई सुना यार उसके साथ कुछ बहसबाजी हो गई है, कहता हाँ हो गई है। यहां गया, भाई लड़की का रोड़ा सुना मैंने यार, बंदी छेड़ दी तेरी, हाँ हो गए, छेड़ दी। फिर गया ए के पास, भाई मैंने देखा है वो तेरे को लाइक करती है, उसकी नजरों में तेरे लिए बहुत प्यार है। फिर गया यहां, अरे भाई वो तो गाड़ी देने लग रहा है तेरे को, दोनों तरफ आग लगा रहा है। अब क्या होगा, जो रिएक्शन 2 बजे होनी थी, जो लड़ाई 2 बजे होनी थी, 2 बजे तक का वेट करेगी क्या, पॉसिबल है कि वो अगले पीरियड में तैरफैट हो जाए। समझते हो ना। तो ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, घटा भी दे सकते हैं बट जनरली बढ़ाते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट आप देखोगे जनरली 99% वो कहां से होते हैं, आर फ्रॉम डी ब्लॉक। कहां से होते हैं वो, डी ब्लॉक से होते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी है तो आपने देखा होगा जब भी हम कैटलिस्ट लिखते हैं वो जनरली डी ब्लॉक के होते हैं। क्यों होते हैं, कई सारे रीजन होते हैं इसके। एक तो यही है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्मॉल साइज है, बट प्रॉपर अगर हम बात करें, एक एडजॉर्प्शन थ्योरी सुनी होगी आपने लोगों ने, एडजॉर्प्शन थ्योरी।
एडजॉर्प्शन थ्योरी कुछ याद है? एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट ज्यादा मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में समझाऊंगा, ठीक है। और भैया एक और जरूरी बात है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले करवा दो, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब इनऑर्गेनिक के बाद कई बच्चे कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराओ, कई बच्चे कह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री कराओ। तो जैसे ये इनऑर्गेनिक खत्म होने वाली होगी हम एक पोल करवा लेंगे, और जो जैसे आप बच्चे बोलोगे हम वैसे चल लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है। अच्छा, कैटलिस्ट करते क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक ना रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना होता है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधा नहीं बनता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। इस एनर्जी बैरियर को यहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी होती है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब कुछ एनर्जी इसके पास है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक सिंपल रिएक्शन है, रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा डीप में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये एक सिंपल रिएक्शन है। अब जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं ना, तो वो क्या कर देता है, समझो एक गांव है, दूसरा गांव है, एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक पहाड़ी से क्रॉस करके जाना, पहाड़ी से, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस पहाड़ी में सुरंग बना देता है, एक छोटा रास्ता प्रोवाइड करता है। इसको कहते हैं मतलब न्यूअर पाथ, न्यूअर शॉर्टकट पाथ, और इसमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, और जिसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। कैटलिस्ट एक्चुअल में काम करते हैं ऐसे। अब जितने भी ये डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, छोटी छोटी होती हैं, अब छोटी छोटी चीजें क्या करेंगी, बहुत ज्यादा फैलेंगी, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। अब यहां पे आके कोई भी रिएक्टेंट इस पे चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो मतलब क्या हो गया, इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और जब भी एडजॉर्प्शन होती है, जब भी चीजें चिपकती हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था, टीचर ने एक बार चिपका दिया था, तो यहां से क्या निकलेगी, हीट, हीट, और वो हीट ही किसका काम करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी का, और इस तरह से रिएक्शन अपने आप बहुत जल्दी हो जाती है। क्लियर है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बड़ा फेमस कैटलिस्ट है आयरन, जिसका हम यूज करते हैं इन हैबर प्रोसेस। कहां पे यूज किया जाता है इसका, हैबर प्रोसेस में। और हैबर प्रोसेस क्या होती है, जो कि अमोनिया को बनाने के लिए यूज की जाती है, अमोनिया, जिससे फिर उर्वरक वगैरह, यूरिया वगैरह बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं निकल, निकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह 11th क्लास में, ये यूज किया जाता है फॉर दी हाइड्रोजनेशन। किस लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजन जोड़ना है ना, तो इसमें हम निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। हैबर प्रोसेस में हम लोग आयरन का यूज करते हैं। क्लियर होती है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फोकस कीजिएगा अभी बात पे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जनरली जितनी भी मेटल्स है ना, मेटल्स का जो कलर होता है, किसी भी मेटल की बात कर लो, चाहे आप, कलर होता है उसका सिल्वर। दो एक्सेप्शन है यहाँ पे, AU, CU। गोल्ड और कॉपर का कलर सिल्वर नहीं होता, बाकी हर एक मेटल का कलर सिल्वर होता है, कोई भी, चाहे आप प्लेटिनम देख लो, चाहे आप एल्यूमिनियम देख लो, चाहे आप सोडियम देख लो, चाहे आप आयरन देख लो। आयरन को भी अगर काटा जाएगा, वो जो उसका कलर ब्राउनिश से होता है ना, वो जंग लगने के बाद होता है, अदरवाइज उसका कलर जो होता है वो सिल्वर होता है। हर एक मेटल का कलर सिल्वर होता है। तो वो जो कलर शो करती है वो कब शो करती हैं, मेटल जो कलर शो करती हैं वो तब शो करती हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं। वो कुछ फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कुछ एमिट करते हैं, उससे ही उनका कलर शो होता है, ठीक है। ये सब कुछ डिसाइड होता है एक कलर व्हील से। किससे डिसाइड होता है, बात कर रहे हैं हम कलर की, तो मैंने क्या कहा, कलर जनरली सिल्वर होता है, बट वो कलर चेंज कब करते हैं, जब उन्हें हीट करते हैं, ठीक है। एक बात को याद रखिए, एंड जो मेन रीजन होता है कलर शो करने का, ये पूछा भी जाता है कि कलर क्यों शो करती हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। क्यों कलर शो करती है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन कहां पॉसिबल है, विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वही डी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइक डी ट्रांजिशन याद है, कुछ आपने पूछा भी था बच्चे ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तभी बताता हूं डी ट्रांजिशन क्या होता है। लाइक एक मेटल है जिसके पास डी में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से, पता है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, इन दो को क्या बोलते हैं, तीन को क्या बोलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर C। आपको बताना है इन तीन को क्या बोलते हैं, इन दो को क्या बोलते हैं,
तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी हीट सप्लाई की, अब ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, अब डी से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले डी में चला गया, नीचे वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डी डी ट्रांजिशन कहेंगे। जब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चला जाता है, और कब जाता है वो, जब उसके पास कुछ एनर्जी आएगी, इसे कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। आपने देखा होगा जब लोहे को गर्म करते हैं तो वो कलर शो करता है, और जैसे ही वो ठंडा होता है वो दोबारा से अपने पुराने कलर में आ जाता है, और बहुत तरह के कलर शो करता है, और बहुत तरह के कलर वो ठंडा होते हुए शो करता है। अब कौन सा वाला कौन से कलर शो करेगा ये डिपेंड करता है, ये भी बात थी कि एक फिक्स कंपाउंड किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, उसका एक कंप्लीमेंट्री कलर होता है वो उसको शो करेगा। अब विबग्योर याद है, विबग्योर, बी में आई को काट दो ऐसे, बी जी वाई ओ आर, ये होता है कलर बी, विबग्योर, बी बी जी वाई ओ आर। अगर कोई ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर होता है, अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये शो करेगा, इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये शो करेगा, ऑरेंज को शो ऑब्जर्व कर रहा है तो ब्लू कलर शो करना, इस तरह से कलर शो किए जाते हैं। रीजन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन, जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया हुआ है, टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू, या टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू either लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम जनरली रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये तो क्या मेटल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं, नहीं पसंद करती, मेटल्स तो जनरली इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रिक ट्राई है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने की, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक कर लेना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3D मेटल्स, 3D मेटल्स मतलब जो 3D सीरीज की है, मेटल्स इज नेगेटिव। जनरली आप देखोगे कि वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट करता है ना कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, राहुल गांधी मतलब रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब गेन करने की पावर। अब गेन करने की पावर ज्यादा नहीं होती मेटल्स की, वो लूज करना पसंद करते हैं, दैट्स व्हाई उनकी नेगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एक ही बात होती है, वो नेगेटिव होता है। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या एक्सेप्शन है सर, यहाँ पे कॉपर। 3D सीरीज में कॉपर ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बने हैं। और अगर हम बात करें पूरे डी ब्लॉक में तो कई सारी मेटल्स हैं, लाइक सिल्वर है, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लाइक गोल्ड है, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लाइक प्लैटिनम है, इसका भी पॉजिटिव होता है, लाइक पैलेडियम है, ये भी पॉजिटिव है। अब इन सारी मेटल्स को देख के कुछ क्लियर हो रहा है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, प्लैटिनम भी, ये सारी बहुत महंगी महंगी मेटल है। और महंगी मेटल का मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करती, मेटल इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं, बट ये मेटल इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करती, दैट्स व्हाई इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल है ना, कई चीजों से मिलके देखो, रिडक्शन पोटेंशियल एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, कई सारी चीजों से निकाला जाता है, लाइक एक एलिमेंट की हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है, एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, एक एलिमेंट की सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है, ठीक है, क्या सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, एक एलिमेंट की हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है। सब्लिमेशन आई थिंक आपको पता है, उस मेटल से आप लोग गैस बनाओगे, सब्लिमेट्स होते हैं ना, सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब आप किसी मेटल को पानी में डालते हो तो जो हीट निकलती है, मैं जनरली बात बताऊं तो ये जो सब्लिमेशन होती है ये पॉजिटिव आती है।
ठीक है। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फोकस करना, कंफ्यूज मत होना, ये पॉजिटिव आती है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है जनरली नेगेटिव होती है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एनर्जी के पॉजिटिव होने का, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर किसी सॉलिड से गैस बनाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव मतलब ये है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है, जब पानी में डालोगे तो H2 बनाएंगे वो, तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी वहां से, ठीक है। और टोटल जो सम होता है, टोटल यहाँ पे जो सम आता है वो ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होती है। कंफ्यूज मत होना, इन तीन एनर्जी का सम होता है और जो टोटल होता है वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है। अब मोस्टली केसेस में हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। बट कुछ मतलब 3D सीरीज में से ये भाई साहब, अगर पूछा जाए कि कौन पानी के साथ या एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, तो वो कौन नहीं बनाएगा, कॉपर नहीं बनाएगा। कोज इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता। ये सारी नोबल मेटल हैं जिसको रिएक्शन करना पसंद नहीं है। सोना जो इतना महंगा है वो पीले रंग की वजह से नहीं है, पीला तो पित्तल भी होता है। प्लेटिनम जो इतना महंगा है वो सिल्वर कलर की वजह से नहीं है, सिल्वर कलर तो एल्यूमिनियम का भी है। वो महंगे हैं कि वो रिएक्शन नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते। क्लियर होती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसी मेटल है, अच्छी मेटल है या बुरी मेटल है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड मेटल्स, एलिमेंट्स आर गुड मेटल्स। अच्छा, गुड मेटल कैसे पता लगती है, कोई मेटल गुड है कोई मेटल बैड है। मेटल गुड होती है ऑन द बेसिस कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से दे सकती है। मेटालिक करैक्टर की जब भी हम बात करते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि कोई कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो उसका मेटालिक करैक्टर होता है। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है उतनी अच्छी मेटल है। और ज्यादा अच्छे से मेटल दे सकते हैं एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक की मेटल ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक। रीजन यही है क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो मेटालिक करैक्टर की बात आ जाए तो एस ब्लॉक का ज्यादा होता है। अगली बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फोकस करना अभी इस बात पे, ये नोट्स में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो डी ब्लॉक वालों का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। अब देखो मेटल्स है तो कौन सा बॉन्ड होगा इनके बीच में, मेटालिक बॉन्ड होगा। और मेटालिक बॉन्ड जो है डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर पे। और एक बात होती है कि ये कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। कौन सा बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था, वो एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। उसको हम लिखते भी हैं, ये एक टाइप है किसका, कोवलेंट बॉन्ड का। एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो मेटालिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, जिससे इनको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। और इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है भैया, हाई होता है। एक अगली बात करते हैं, एक होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, याद रखना, अगर आपसे दो मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किए गए तो आप ये देखना कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो उतने कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, उसके बॉन्ड उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा वो उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अगर मैं कंपेयर करूं क्रोमियम को और जिंक को, जिंक के पास एक भी अनपेयर नहीं है, क्रोमियम के पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करें हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉलिड को, एक मेटल है, मेटल की केस में डिस्कस करते हैं इसको, सॉलिड को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये सारी अच्छी मेटल्स हैं, हार्ड मेटल्स हैं, तो इनको मेटल से आप लोग सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, जनरली हाई होती है।
और अगर आपसे 2-3 मेटल में पूछा जाए तो आप ऐसे पता लगाओगे कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिक्स रखो, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम बात करें मरकरी, पारा जिसे कहते हैं, थर्मामीटर में जो होता है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक मेटल है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ऐसे जिंक का भी बहुत लो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर हैं। उनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो वीक है। ठीक है, इस वजह से उनको बॉन्ड्स को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं उनके एटम्स। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, उनके एटम्स को तोड़ना आसान है। लास्ट पॉइंट है भैया डेंसिटी। लास्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। अच्छे से देख लो, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मास बढ़ता है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास बाय वॉल्यूम होती है ना। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मास बढ़ेगा, मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। और वॉल्यूम जो उनका साइज होता है वो घटता है, और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम घटना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होती है? जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो वो इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। एक बार आई होप कि ये सभी पॉइंट थे, सिंपल सिंपल से पॉइंट थे, ज्यादा मुश्किल था नहीं। हाँ, कुछ पॉइंट आपको याद करने दे, कुछ मिस तो नहीं हुआ। डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेटालिक कैरेक्टर, हाँ जी सब हो चुका है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नोट्स को अच्छे से देख लो। एंड बस इस वीडियो के जस्ट बाद आपको जल्दी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस करवा रहा हूँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, उनसे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको ये पॉइंट कहाँ कहाँ लगाने हैं। आपको ना मतलब आंसर 2-3 तरह के फिक्स आंसर बने हुए हैं। मैक्सिमम जगह पे आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला वर्ड यूज करोगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से करने वाले हैं। कीजिए एंड कोशिश कीजिए आप अपने फ्रेंड्स को भी सुपर रिवीजन बैच में ऐड करवाओ। इतना सपोर्ट आप लोगों का चाहिए मुझे। बाय।